दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, इसमें आज हम अगर हम बात करें तो क्लास 6 को स्टडी करेंगे और साथ में उग्र राष्ट्रवाद को जो देखने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हिसाब से चल रही है। इसमें हम अगर बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन को जो लेके चल रहे हैं, और ये जो हमारी सीरीज़ है वो बेसिकली अगर बात करें तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, साथ में स्टेट पीसीएस के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो देखना चाहते हैं तो वो इस चीज़ को जो देख सकते हैं। और ये सीरीज़ जो प्योर हिंदी कंटेंट में है, मतलब कि यहाँ पे कंटेंट भी जो है आपको हिंदी में मिलेगा। अब जिस तरह से क्वेश्चंस यूपीएससी 2021 में पूछे जा रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि हाँ इसी के कारण हम भी जो सीरीज़ बना रहे हैं। क्योंकि 2021 में अब बॉस अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो स्पेक्ट्रम इज़ नॉट इनफ बुक। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है और क्वेश्चंस ने डेप्थ में पूछे जा रहे हैं कि स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बन रहे हैं। तो जिसके कारण हमें सीरीज़ लेके आए हैं ताकि हमारे बच्चों के हिंदी मीडियम में अच्छा स्कोर कर सकें और पीटी से ज़्यादा लोग जो क्वालिफाई कर सकें। जैसे कि हमारी सी सेट की भी सीरीज़ आने वाली है तो वो मेरे द्वारा ही आएगी, तो उसमें भी मैं रिसर्च जो अच्छे से कर रहा हूँ। तो देखो, आज का टॉपिक उग्र राष्ट्रवाद भी बोल सकते हो, और साथ में अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि इसको गर्म दल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 1885 के बाद जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके बाद फिर कुछ 5 साल के अंदर ही कि लाइक एक खेमे में, मतलब कि एक खेमा था उसी के, मतलब कि उसी टीम में कि एक जो है नरमपंथी की तरफ फोकस होना स्टार्ट हो गया और एक बंदा जो है लाइक गर्मपंथी की तरफ स्टार्ट हो गया। उनको गर्म दल को ये लगता था कि ये नरमपंथी वाले कुछ ज़्यादा ही, मतलब कि पुचकू टाइप चीज़ें कर रहे हैं, जैसे होता है ना पुचकू, लाइक उस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको विश्वास नहीं था। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि नहीं, इस तरह की फिलॉसफी नहीं काम होगी, हमें थोड़ा उग्र होना होगा, हमें बम की फिलॉसफी भी आगे चल के डेवलप करनी पड़ेगी, पिस्तौल की फिलॉसफी को लेकर भी चलेंगे। तो वो सब चीज़ें उस पर, मतलब कि वो लोग जो है ज़्यादा विश्वास रखते थे, जिसके कारण उदारवादियों को ये लगता था कि नहीं, अभी टाइम ठीक नहीं है, क्योंकि अभी कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में ही। तो अभी हम अगर हम उग्र हो जाएंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार होगी वो एक तरह से क्या करेगी, वो ब्रिटिश सरकार बेसिकली यही करेगी कि भाई डंडे की फिलॉसफी अपनाएगी, फिर डंडा है, कैद है, ये सब चीज़ें लेगी। तो जिसके कारण उनको लगा कि अगर हथियार उठा लिए जाएंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो नरम दल ने अगर बात करें तो इस चीज़ को लेके पेशेंस रखा, और उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर हम बोल सकते हैं, उदारवादी नीतियों की तरफ ब्रिटिश के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया। और हालांकि दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं। अगर मान लो मेंस में क्वेश्चन आ जाए क्या नरम दल ठीक था या गरम दल ठीक था, तो आपने दोनों को ही बैलेंस रखना है। क्योंकि अगर अगर आप ये बोलते हो कि नहीं गरम दल ठीक था, नरम दल बेकार था, तो आपका आंसर अमान्य हो जाएगा। क्योंकि भारतीय फिलॉसफी में देखें तो दोनों की ही अपनी अपनी एक अहमियत है। तो उस कंडीशन में गरम दल और नरम दल दोनों ही अपनी जगह ठीक थे। भाई एक तबका, अगर हम एक तबका बात करें तो नरम था, एक तबका थोड़ा उग्र था, तो कहीं ना कहीं बैलेंस हमें जो है अगर बात करें तो हमें देखने को मिल रहा था। फिर तो ये जब नरम दल हुआ तो आखिर हम इस टॉपिक के अंदर आज की वीडियो में यही पढ़ेंगे कि आखिर उग्र राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, कहाँ कहाँ हुआ उग्रवाद राष्ट्रवाद, तो ये सारी चीज़ें लेके चलेंगे। साथ बंगाल विभाजन, करजन, इन सबको जो आज अगर हम बात करें, कोशिश करेंगे आज हम अगर लाइक 20-25 मिनट्स में अगर हम कवर कर सके तो। दोस्तों, अगर हम द्वितीय चरण की बात करें, पहला चरण अगर हम बात करें तो वो हमें लाइक 1885 से लेके 904 के बीच में हमें देखने को मिलता है। वहीं द्वितीय चरण की यानी उग्र राष्ट्रवाद की बात करें तो हमें 1905 से लेके 1918 के बीच में जो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय गांधी जी का, मतलब गांधी जी आंदोलन में नहीं कूदे थे। तो 1905 से लेकर 1908 तक के जो बेसिकली इसको द्वितीय चरण या फिर उग्र राष्ट्रवाद के नाम से भी जो है अगर बात करें तो भारतीय मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर हमारी तरफ से जो है जाना जाता है। फिर ये सब चीज़ें मतलब हुई, इसके बाद फिर राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे आगे जो कंटिन्यू करने की कोशिश, तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि उग्र राष्ट्रवाद के आखिर उदय के क्या कारण थे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को अगर मान लीजिए मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई एक्सप्लेन करें कि उग्र राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, उससे भारतीयों को क्या सीख मिली। अगर नोटिस करें तो उग्र राष्ट्रवाद आज के समय भी हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रहा है। अगर आप थोड़ा एनालिसिस करें, अगर आज के समय यानी कि जैसे कि हालांकि देखिए कृषि बिल को सरकार ने वापस मांग तो कर लिया, लेकिन अभी भी जो कृषि जो किसान है वो अड़े हुए हैं कि जब तक ये संसद से पारित नहीं होगा इस बिल को वापस करने का, तो जब तक चीज़ें नहीं चलती रहेंगी। तो उसी के कारण आज की चीज़ों की भी आप जो बहुत अच्छे से अगर बात करें तो एनालिसिस जो आप कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप आंसर्स लिखें, ठीक है आपने उग्र राष्ट्रपति को उदय के कारण में आप लिख दें, पूरी शीट भर दें, लेकिन एंड में आज से कंपेयर करना जरूर स्टार्ट करें अगर आप मेंस में लिखना चाहते हैं तो। इससे ये पता चलता है कि आप में एनालिटिकल पावर कितनी और आप कितने चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से जो एनालिसिस कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जो है बेसिकली अगर बात करें तो आपको जो है करनी पड़ेगी। तो वही
उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण को समझते हैं, पहले डिटेल के अंदर समझते हैं ताकि आपको देखते देखते वीडियो जो है बेसिकली याद भी हो जाए। तो कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति, यानी कि वही पुचकू वाली नीति से मतलब कि ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और तथा कव्य शासन में मनमानी करते रहे। यानी कि अगर बात करें ब्रिटिश जो थे वो नहीं मानते थे, एक तरह से कुछ भी नहीं समझते थे मतलब कि उदारवादियों को, ठीक है, याचनाएं देते थे, लाइक प्रार्थनाएं करते थे, ठीक है, रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो जिसके कारण इस वजह से कांग्रेस के प्रति मतलब कि कुछ जो एक तबका था जिसमें तिलक जी भी थे, तो उनका एक विश्वास थोड़ा सा उठना जो है स्टार्ट हो गया था। फिर इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज्य मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। अब यहाँ पे जो उग्र राष्ट्रवाद की फिलोसफी भी यही थी कि भाई मांगो नहीं, छीन लो। कोई चीज़ अगर मान लीजिए है मांगने से नहीं दे रहा कोई, तो बेटर उसको छीन लो। तो ये फिलॉसफी पे, यानी कि मांगने से बेटर है कि छीन लो की फिलॉसफी पे ये लोग अगर बात करें तो ज़्यादा विश्वास जो है करते थे। साथ में इनका जो था संवैधानिक आंदोलन दोस्तों से भारतीय का विश्वास बिल्कुल उठ चुका था। यानी कि जो संवैधानिक आंदोलन जो ये लोग कर रहे थे, जो मतलब उदारवादी लोग थे, तो इनसे इनका विश्वास उठ गया था कि यार ये कुछ नहीं हो रहा, ये लोग सुन नहीं रहे, अंग्रेज लोग सुन नहीं रहे, बहरे हो गए हैं, तो बेटर है कि हम लोग अगर थोड़ा सा कुछ करते हैं। तो इस फील्ड के अंदर इनका संवैधानिक आंदोलन से भी जो है बिल्कुल विश्वास जो है अगर बात करें तो बिल्कुल उठ गया था। फिर संघर्ष द्वारा इसी भावना का जन्म हुआ और कहीं ना कहीं उग्र राष्ट्रवाद की मतलब की भावना इसी को कहते हैं। यानी कि जब संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ उसे उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दल इसी भावना का कट्टर समर्थक भी जो है देखने को मिल रहा था। यानी जो कांग्रेस में जो विभाजन हुआ वो इसी चीज़ को हुआ कि कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा भी था जो इस भावना को मतलब कि समर्थन करता था कि हटाओ उदारवाद की नीतियों को, बेटर है कि हम वी हैव टू टेक द सम एक्शंस। तो उस कंडीशन में फिर वो है कट्टर समर्थक जो है इस भावना के प्रति जो है देखने को हमें मिल रहे थे। फिर इस दल का मत ये भी था कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज होना चाहिए जिसे वे आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता से प्राप्त करें। और यह दल जो है उग्रवादी जो बेसिकली कहलाए, यानी कि स्वराज्य होना चाहिए, साथ में कहीं ना कहीं चीज़ों को छीना जाए और चीज़ों में एक तरह से उग्र भावना पैदा करी जाए ताकि हम स्वतंत्रता जो है हमें यानी कि स्वशासन जो है हमें जल्द से जल्द जो है यानी कि स्वशासन या फिर स्वराज यानी उनको जल्द से जल्द जो है बेसिकली चीज़ों को मिल सके। फिर दोस्तों जिन तत्वों के कारण उग्र राष्ट्रवाद का जो जन्म हुआ उसमें कुछ प्रमुख कारण हैं, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा ताकि वीडियो को जल्दी ना खींच सकें। देखो, अंग्रेजी राज्यों के सही स्वरूप की पहचान हुई। भाई आखिर वह कौन से कारण थे जिससे उग्र राष्ट्रवाद जो है बेसिकली जो है लाइक जिसका जो है जन्म हुआ, यानी कि हमें वो कारण बताने हैं जिससे हमारा जन्म हुआ। तो अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की यहाँ पे पहचान हुई। भाई इनको पता चला कि प्रार्थना पत्र हो गया, मांगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, दोयम दर्जे की जो है बेसिकली भूमिका निभा रहे थे। मतलब अभी भी जो अंग्रेज अपने आप को सुपीरियर ही कहते थे, हैं कांग्रेस कुछ नहीं है, भाड़ में जाओ। तो इस तरह की जब नीति लेके चले तो जिसके कारण फिर उनको ये पता चला कि यार ये लोग तो आज़ाद कराने के चक्कर में नहीं है, ना ये स्वयं शासन देने के चक्कर में है, तो बेटर है कि अब हम थोड़ा सा बम की पिस्तौल की चीज़ों पे मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। फिर उनका विश्वास ये भी था कि स्वशासन ही भारत के विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग जो है बेसिकली प्रशस्त कर सकता है। तो जिसके कारण ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति ने देश की विपन्नता के कागार पर जो बेसिकली पहुंचा दी, कंगाली का कागार पर पहुंचा दी थी। आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको कि कहीं ना कहीं भारत का जो पैसा था दोस्तों वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड में चला जा रहा था। तो इसके कारण ये भी हमें जो है चीज़ें देखने को मिली। और कहीं ना कहीं 1896 से और 1900 के मध्य पड़ने वाले भयंकर जो अकाल हुआ था उसमें 90 लाख से अधिक लोग जो है मारे गए थे, किंतु अंग्रेज शासकों की उपेक्षा विद्यमान रही। फिर भी वो लोग जो है लगान वसूलते रहे। यानी कि आप ये मान के चलें कि 4 साल के अंदर काफ़ी मतलब मोर देन 90 लाख से अधिक लोग जो मारे गए थे, लेकिन उनको अपने लगान से ही मतलब फुर्सत जो है बेसिकली जो है बिल्कुल नहीं मिल रही थी। तो जिसके कारण कहीं ना कहीं ये सब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की जो बेसिकली जो अगर बात करें तो पहचान होनी स्टार्ट हुई। फिर दक्षिण भारत में आए भयंकर प्लेग से भी काफ़ी लोग जो है मारे गए। ये देखो, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं अपने मेंस के अंदर अगर बात करें तो आपको जो मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आप मेंस के अंदर मेंशन नहीं करेंगे तो यू विल गेट अ वेरी पुअर मार्क्स। तो बेटर है कंटेंट जो ये चीज़ें, जैसे कि देखो दक्षिण भारत में आए भयंकर प्लेग, इसी के जैसे पीछे देखो तो ये 1896 से लेकर 1900 में अकाल, ब्रिटिश नीतियाँ, जब तक आप ये कंटेंट को आप नहीं डालेंगे तब तक आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। क्यों? मार्क्स नहीं उठेंगे। फिर इसी की जैसे संप्रदाय जो है लाइक हिंदू मुस्लिम से झगड़े भी होने स्टार्ट हो गए, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई। और कहीं ना कहीं
सॉरी। फिर इन्हीं परिस्थितियों में सरकार की निरंतर उपेक्षा से देशवासियों का प्रशासन भी मोहभंग हो गया। प्रशासन बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा था, वो तो बस ऐसे मूक दर्शक ही बन के जो बैठा रहा। तो जिसके कारण एक ये भी इशू जो हमें देखने को मिला। फिर राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अधिक अधिकार देने की अपेक्षा वर्तमान अधिकारों को भी वापस लेने के लिए कुकृत प्रयास कर रही है। पहले ये सोच रहे थे कि यार कुछ देंगे अधिकार, लेकिन इनको जब इस एनालिसिस से पता चला कि ये या तो दे तो कुछ रहे नहीं है, साथ में उल्टा ले रहे हमसे, तो इसके इसके कारण भी जो इसकी इनकी जो अगर बात करें तो आंखें जो है खुली की खुली रह गई। फलतः इन्होंने नियमों और अधिकारों की जो है आलोचना करी। तो तत्कालीन जो विभिन्न नियम थे, अधिकार थे, उन्होंने राष्ट्रवादियों ने अगर बात करें तो आलोचना करी। चलिए फिर इस अवधि में यानी कि इस उग्रवाद के कारण कुछ इसमें जो दिशा निर्देश जो उत्पीड़न का इन्होंने कार्य किया, यानी कि आखिर वह कौन कौन से कारक थे जिससे कुछ ज़्यादा ही उग्रवाद मतलब चीज़ें मतलब कि जो उत्तेजित हो गए कि नहीं यार बस अब करना है, अब हमें बम की फिलॉसफी और इसकी बंदूक की फिलॉसफी को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे कौन कौन सी घटनाएं थी, तो इसी घटनाओं के ऊपर यहाँ पे मेंशन है। इस चीज़ को समझते हैं कि 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम की राष्ट्रवादियों ने यह क्या क्या आलोचना कर दी कि ये अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे। जो भी देखो 1892 में कांग्रेस को ये लगता था कि भारत को स्वयं शासन मिलेगा, लेकिन वहाँ पे इस तरह की कोई बात भी नहीं करी गई थी। तो जिसके कारण उनको ये लगा कि यार ये तो पूर्ति नहीं कर रहा है, खाम का मतलब 1800 मतलब भारतीय परिषद अधिनियम आ गया, सिर्फ ये बोला गया कि इसके अंदर आई थिंक कि कुछ सीटें बढ़ाई जाएंगी, बट ऐसा कुछ खास नहीं था क्योंकि भारत उस समय स्वयं शासन की तरफ जो थोड़ा सा बढ़ रहा था। ठीक है। फिर 1897 में अगर बात करें, पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से मतलब निष्कासित कर दिया, और तथा तिलक तथा अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में जो बेसिकली गिरफ्तार कर लंबे कारावास का दंड भी दिया गया। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं जो घटी जिसके कारण हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद की तरफ जो है आगे ज़्यादा ये लोग जो प्रेरित हुए। फिर 1898 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का दमनकारी कानून नए प्रावधानों के साथ पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया और एक नई धारा ये जोड़ दी गई। यानी कि कहने का मतलब यार ये है कि इसमें नए दंड कानून जोड़े गए ताकि इनको पुलिस को और ज़्यादा पावर यहाँ पे जो दे दी गई थी कि पुलिस वालों को अब खुली छूट दे दी गई थी कि भैया जिनका जो इस तरह से कुछ आंदोलन करें उनको उठा के बंद करो, डंडे मारो। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बेसिकली जो यहाँ पे चल रही थी। फिर 1899 के अंदर कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई। पहले वहाँ पे भारतीय नियम थे, लेकिन उसमें सदस्यों की कम का मतलब कि अगर बात करें तो सदस्य जो है उनकी जो संख्या जो है कम कर दी गई। फिर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार अधिकार कर दिया गया। यानी कि अगर कोई मान लो, अगर लेट्स सपोज कोई अगर मान लो वो कुछ पास करते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय वाले, तो उसमें मतलब कि गवर्नर जनरल जो होगा उसको वीटो दे दिया गया, मतलब उनके प्रस्ताव पे वो उनको रोक भी सकता है, तो वीटो दे देगा। तो जिससे भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। फिर ब्रिटिश शासन के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी विनाशकारी रहे। इसने शिक्षा के प्रसार में उपेक्षा की नीति अपनाई, विशेषकर लोक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी। तो इस शिक्षा प्रसार की उपेक्षा भी यहाँ पे जो है अगर बात करें तो बेसिकली जो है करी गई थी। तो ये सब कुछ कारण थे जो मतलब कि ये अगर बात करें तो ये उत्तेजित कारक थे जो बोल सकते हैं कि इन घटनाओं को काफ़ी ज़्यादा जो उत्तेजित किया गया। तो ये सब चीज़ें इसमें जो हमें बेसिकली जो हमें देखने को मिली। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम बाद में मिलेंगे। थैंक यू।